Namaskar. Welcome to the State Council of Educational Research and Training. Students, in the last class we did the poem Ode to Autumn from Rainbow Part 2 of class 12. We did the first stanza and today we will continue with the rest of the poem. आज हम लोग पोएम का जो अगला भाग है उसे करेंगे, जो कि लिखा हुआ है इसके पोएट हैं जॉन कीट्स। और जैसा हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा था, जॉन कीट्स के बारे में भी जाना था। और फर्स्ट स्टैंजा में क्या था आपको याद होगा, मैंने कहा था आपको कि एक बार आप पढ़िएगा ज़रूर। तो उसमें क्या था कि कैसे सन जो है, मैच्योरिंग सन, और जो ऑटम है, दोनों को फास्ट फ्रेंड, बहुत ही पक्के दोस्त, जैसे आपके पक्के दोस्त होते हैं ना, वैसे ही दोनों को पक्के दोस्त बताया गया था। और दोनों ने मिलकर कितने प्लानिंग्स किए और कितने फूलों को, पेड़ पौधों को, सबको फलों से लाद दिया था, भर दिया था, ताकि वो अपना काम जल्दी जल्दी पूरा करके और हार्वेस्ट के लिए, कटाई के लिए तैयार हो जाएं। तो हम लोग आइए अब देखते हैं इसके बाद वाला जो सेकंड स्टैंजा है उसको। उसके पहले हम लोग चलिए थोड़ा सा कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं आपके सेकंड स्टैंजा में, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें आपको मिलेगा ग्रैनरी। ग्रैनरी क्या है? स्टोर हाउस फॉर ग्रेन, जहाँ अनाज वगैरह जहाँ पे स्टोर किए जाते हैं, गोदाम जो होता है अनाज का, उसे ग्रैनरी कहते हैं। विनोइंग का मतलब होता है ब्लो अ करंट ऑफ एयर टू रिमूव इट्स आउटर कवरिंग। आप लोगों ने देखा होगा खेतों में जब अनाज कट के आता है और फिर उसे जो अलग, उसके भूसे से जो अनाज को हम अलग करते हैं, और कैसे किया जाता है? हवा के भरोसे, हवा के झोंके से जो भूसा है वो अलग गिरता है और जो अनाज है वो एक जगह नीचे गिरता है। इसे हम अपनी बोलचाल की भाषा में ओसाना भी कहते हैं। तो ये होता है विनोइंग। स्वैथ क्या है? अ लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स हैव बीन कट। जैसे स्वैथ है कि काट काट के अनाज को एक लाइन से ऐसे छोड़ देते हैं, और उसके बाद बांधने वाले, होता है ना कि कोई काटती रहती हैं और फिर दूसरा कोई उसको बांधते रहता है, गट्ठर बनाता है। तो स्वैथ वही है जहाँ पे क्रॉप्स, जो अनाज है, फसल जो है वो काट काट के रखा हुआ होता है, पड़ा होता है। ग्लीनर क्या है? वन हु कलेक्ट्स और गैदर्स। आप देखते होंगे कि एक आदमी काटते रहता है और फिर दूसरा उसे बांधते रहता, उसका गट्ठर बनाते रहता है। जितना सर पे लेके जा सकते हैं उतना बड़ा बड़ा गट्ठर वो बनाते हैं, तो उन्हें ग्लीनर कहते हैं। तो ये थे कुछ 3-4 आपके डिफिकल्ट वर्ड्स। अब हम लोग जो स्टैंजा पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं स्टैंजा को। Who hath not seen the, अब हम लोग देखे कि उन्होंने उसमें बॉज़म फ्रेंड हैं, दोनों पक्के दोस्त हैं, दिखाया गया था ऑटम और सन को। अब यहाँ है थोड़ा सा डिफरेंट सीन है। यहाँ क्या है डिफरेंट? यहाँ पे पर्सोनिफाई कर दिया गया है एक लेडी के रूप में। जैसे लग रहा है कि हम ऑटम से नहीं, एक लेडी से, एक महिला से को संबोधित करते हुए, या फिर उस ऑटम को एक महिला के रूप में हम देख रहे हैं। तो पोएट फिर अब जैसे मान लीजिए कि लेडी है ऑटम, उसे संबोधित कर रहे हैं पोएट, और कह रहे हैं कि हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ्ट अमिड द स्टोर। अभी यहाँ पे देखिएगा 2-3 ओल्ड इंग्लिश वाले वर्ड्स हैं। जैसे हैथ को, हैज को ओल्ड इंग्लिश में हैथ बोलते थे, इसे हम हैज समझेंगे, लेकिन अभी पढ़ने को हम हैथ ही पढ़ेंगे। फिर दी, THEE मतलब यू, दी। फिर दाई मतलब योर, THY दाई का मतलब योर होता है। तो हम लोग अभी, मैं पढ़ूंगी इसे, जो लिखा है वही, लेकिन हम लोग समझेंगे उसको जैसे मैंने मॉडर्न इंग्लिश वाले वर्ड्स को बोला वैसे। ऑफ्ट तो शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑफन है, अक्सर जिसे कहा जाता है। तो पोयम है, मतलब लाइंस है, हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ्ट अमिड द स्टोर। तुम्हें किसने नहीं देखा होगा? सभी ने मतलब देखा है तुम्हें, जहाँ स्टोर है, जहाँ पे तुम रहती हो, जहाँ पे तुम्हारा ढेर लगा होता है, यहाँ पे जहाँ तुम अक्सर रहती हो, वहाँ तुम्हें किसने नहीं देखा होगा। समटाइम्स हुएवर सीक्स अब्रोड में फाइंड। जैसे अब्रोड का मतलब हम लोग जानते हैं कि विदेश होता है, लेकिन यहाँ अब्रोड का मतलब है बाहर। कि तुम स्टोर में तो अक्सर दिख जाती हो सभी को, लेकिन कभी कभी कोई बाहर भी देखता है, ढूंढता है तुम्हें, तो वहां भी तुम मिल जाती हो, वहां भी तुम दिख जाती हो। समटाइम्स हुएवर सीक्स अब्रोड में फाइंड, कभी कभी तुम्हें कोई बाहर अगर देख रहा है, ढूंढ रहा है, तो उसे तुम दिखती हो कहाँ और कैसे? दी सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रैनरी फ्लोर। ग्रैनरी फ्लोर
जहाँ पे अनाज का ढेर लगा है, जहाँ जहाँ गोदाम है, जहाँ अनाज नीचे बिखरे भी पड़े हैं, वहाँ तुम कभी-कभी लापरवाह सी बैठी दिख जाती हो, बिखरी हुई लापरवाह सी बैठी दिख जाती हो। अब पोएट आप सोच सकते हैं, अगर आप इमेजिन करिए तो एक लेडी के रूप में ऑटम बैठी हुई है, लेकिन इसका मतलब अंदर से पोएट क्या बोल रहे हैं कि ऑटम में सारा काम चल रहा है। पहले तो उन्होंने पकाया, ऑटम और सन मिल के दोनों ने सारे फसल को पकाया, तैयार करवाया और हार्वेस्टिंग हुआ, मतलब कटाई हुई। अब जब कटाई हो रही है तो फिर गोदामों में अनाज भरे जा रहे हैं, तो ये सब ऑटम में तैयारी चल रही है विंटर की, तो सब जगह ऑटम का ही नज़ारा है। हर जगह जहाँ देखो वो फीलिंग आ रहा है कि ऑटम है, अभी ऑटम है और विंटर आने वाला है। तो ये महसूस हर वक़्त हो रहा है, हर जगह हो रहा है। पोएट इसकी एहसास हमें कराते हैं। Sometimes whoever seeks abroad may find these sitting careless on a granary floor। तुम्हें गोदामों के जमीन पे ऐसे ही बिखरे हुए लापरवाह सी बैठी देखा जा सकता है। Thy hair soft lifted by winnowing wind। और जहाँ पे जो अनाज जमा किया जा रहा है, वहाँ वो विनोइंग का काम चल रहा है, जो ओसाना मैंने कहा था वो काम भी चल रहा है। तो वो जब हवा से जो हस्क जो है, जो भूसा है, वो जब उड़ता है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारे बिखरे हुए बाल जो हैं वो उड़ रहे हैं हवा में, बाल तुम्हारे उठ रहे हैं। और सोचिए कितना पावरफुल इमेजिनेशन है। हमने आपने शायद ही ये सोचा होगा कि किसी महिला के बाल की तरह ओसाया हुआ जो अनाज का भूसा है वो दिखता है। लेकिन अब जब आप ये पोएम पढ़ने के बाद देखेंगे तो आपको ज़रूर से ज़रूर ये दिमाग में आएगा कि ये पोएम कैसे पोएट ने कहा था कि जो विनोइंग जो हस्क होता है, जो भूसा है वो उड़ रहा है, वो महिला के बालों की तरह उड़ रहा है। तो दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय विनोइंग विंड जो है, जो विनो हो रहा है, उड़ रहा है, जो हवा से जो भूसा जो है, हस्क जो है वो उड़ रहा है, वो आपके तुम्हारे बालों की तरह लग रहा है, तुम्हारे बाल उठ के उड़ रहे हैं। और ऑन अ हाफ रीप्ड फरो साउंड असलीप। कभी-कभी तुम्हें कहाँ देखा जा सकता है? तुम्हें देखा जा सकता है हाफ रीप्ड फरो। जब रीप करना मतलब कटाई करना। जब धान का, गेहूँ का सब कटाई होता है उसे रीपिंग बोलते हैं। तो REAP। तो हाफ रीप्ड मतलब अध कटा हुआ। अभी कटाई हो रहा था और अचानक लग रहा है कि काम रुक गया है और तुम कहाँ दिख रही हो? फरो में साउंड असलीप। तुम गहरी नींद में सोई हुई हो। फरो क्या होता है? आपने देखा होगा खेत खलिहान में पानी ले जाने के लिए फसलों तक वो क्यारी जैसे बनाया जाता है, रिजेस और ग्रूव्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में। फरो मतलब गड्ढा जैसा और थोड़ा-सा ऊँचा बना दिया जाता है, छोटे-छोटे मेड़ जैसा, और बीच में पानी बहता है, उसको फरो बोलते हैं। तो और जो ऊँचा होता है उस पे जो भी फसल है, कुछ उगाने वाला होता है, जो ज़मीन में बैठने वाला, ख़ास करके उसको वहाँ पे लगाया जाता है, या फिर कोई भी अनाज वहाँ, कोई फसल वहाँ लगाया जा सकता है, और पानी के लिए छोटे-छोटे नाली जैसे बनाए जाते हैं, उसे फरो बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं पोएट कि हो सकता है किसी कारण से कोई कटाई कर रहा होगा और फिर आधा पे रुका हो, लेकिन अब पोएट का जो इमेजिनेशन है, पोएट का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो वो हम देखते हैं, वो क्या है? कह रहे हैं कि हाफ रिप्ड फरो में न आधा कटा हुआ है, अनाज आधा कटा है, अभी काम रुक गया है और मुझे लग रहा है कि तुम उस फरो में लेटी हुई हो। तुम उस जो गड्ढा जैसा बना हुआ है खेत में, क्यारी के किनारे-किनारे, वहाँ तुम लेटी हुई दिख रही हो, और कैसे दिख रही हो? साउंड अस्लीप, बिल्कुल गहरी नींद में तुम सोई हो। इतने अच्छे से तुम सोई हो। ड्राउज़ विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज़ व्हाइल दे हुक। तुम सोई हो तो सोने का कारण क्या हो सकता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम पॉपी एक तरह का वो फ्लावर होता है जिसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंट स्मेल होता है। उसकी खुशबू बहुत ही जैसे क्या बोले, मदमाती हुई खुशबू होती है। तो उसे सूंघ के लग रहा है तुम नशे में चली गई हो, और उसी नशे में तुम धुत पूरा अच्छे से पूरी गहरी नींद ले रही हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और व्हाइल दाई हुक, तो यहाँ पोएट जो है वो कितने खूबसूरती से इमेजिनेशन को एकदम चरम सीमा पे ले जाते हुए कह रहे हैं कि जो पोएट्री है
जो पोएट्री सिंपल लाइन्स में है, हमें ये दिख रहा है, लेकिन इसको अंदरूनी मीनिंग इसका लीजिए, तो ये कितने खूबसूरती से लग रहा है कि जो ऑटम है, वो एक लेडी के रूप में है। अब ऑटम की तैयारी तो हर जगह, ऑटम में विंटर की तैयारी तो हर जगह दिख रही है, कहीं कटाई हो रही है, कहीं विनोइंग हो रहा है, ओसाया जा रहा है, कहीं उसे फ्रूट्स जो हैं, उसका हार्वेस्टिंग हो रहा है, जो पके हुए फल वगैरह हैं, उसे तोड़ा जा रहा है। नहीं तोड़ने से क्या होगा? वो अगर तैयार नहीं हुए रहते और अगर छोड़ दिया जाएगा उनको, तो वो उसमें पेड़ में ही सड़ेंगे और फिर ठंड में वो खत्म हो जाएँगे, तो वो बर्बाद ही हो जाएँगे। तो ये सब तैयारी ज़ोर-शोर से चल रहा है, तो पोएट को लग रहा है कि हर जगह जो ऑटम है वो प्रेवलेंट है, हर जगह ऑटम जो है वो एकदम तैनात है। वो हर जगह अपना रूप दिखा रही है, अपना प्रेज़ेंस दिखा रही है। और जहाँ कहीं कटाया हुआ, कुछ कटा हुआ अनाज है और आधा बचा हुआ है, तो कह रहे हैं कि लग रहा है तुम यहाँ तो सो गई हो, अपना काम ही नहीं की हो, आधा अधनींद में हो। अच्छा, ये पॉपीज़ के फ्लावर जो आप पिक्चर में देख सकते हैं, पॉपी फ्लावर्स हैं वो, तो उस तरह के फूल होते हैं। तो अच्छा, तुम पॉपी के फ्लावर्स की सुगंध से, मधुमाती खुशबू से तुम एकदम लग रहा है कि नशे में हो गई हो, बिल्कुल धुत हो गई हो, साउंड अस्लीप, बिल्कुल सो गई हो। आगे हम देखते हैं इसमें लाइन्स में, while thy hook spares the next swath and all its twined flowers, और जो तुम छोड़ दी हो, तो तुम्हारा जो हुक है, तुम जो पकड़ी हुई थी काटने के लिए, जो हंसिया जो पकड़ी हुई थी, उसे वो छोड़ दी हो तुम, और वो वहाँ जो उसके आगे की पंक्ति जो है, जिसमें अनाज अभी भी लगे हुए हैं, वो बच गए हैं कटने से। जो नेक्स्ट स्वैथ था, जो नेक्स्ट जिसकी बारी थी, जो लाइन की बारी थी, अभी कटाई होने की, वो बच गए हैं। उनमें जो बेल के रूप में जो पौधे या फ्लावर्स जो लिपटे हुए हैं, वो सब भी बच गए हैं कटने से। वो तुम अभी गहरी नींद में चली गई हो, सारे कटने से बच गए हैं। एंड इसमें तो हम देख सकते हैं कि सारा देखिए अलग हो रहा था। इसके पहले वाले जो कुछ लाइन्स थे, जो अपने पिछले वाले स्लाइड में हमने देखा कि क्या था कि सारा ग्रैनरी फ्लोर पे कटाई हो गया है, अनाज अलग हो गए हैं, फिर हस्क से जो मतलब जो ग्रेन्स हैं, उसके हस्क अलग हो गए हैं, और फिर उसके बाद जो कटाई हो रहा था खेतों में, तो आधा अनाज को उनके जड़ से अलग मतलब काटा जा रहा था, लेकिन फिर उसमें एक रे ऑफ होप दिखा रहे हैं, सारा सेपरेशन का हम देख रहे हैं, सारा कटाई जुदाई हो रहा था। मतलब जो अनाज है वो अपने पौधे से अलग हो रहे थे, फिर सारा ग्रेन्स जो है उसको गैदर किया जा रहा था, हस्क को अपने अनाज से अलग किया जा रहा है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जब ड्राउज़ कर दिया यानी कि वो जब नींद में चली गई, तो ये जो नेक्स्ट स्वैथ था, जो अगला जो बैच था कटने वाला था, वो बच गया। ट्वाइन उसमें कुछ लिपटे हुए फ्लावर्स थे, वो भी बच गए। और फिर क्या वो आगे बोलते हैं, एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर thou dost keep steady thy laden head across a brook। और उसके बाद आगे ये और कहाँ क्या बोलते हैं कि तुम कहाँ दिख रही हो? अब तो कटाई तो हो रहा है, तो कटाई होने के बाद क्या हो रहा है? तुम ग्लीनर के रूप में दिख रही हो। ग्लीनर हमने बताया, आप हार्ड वर्ड्स में आपने अभी पढ़ा। क्या होता है? जो बंडल को बाँधते हैं। अब एक ही आदमी सारा काम तो खेत में करता नहीं है। आपने देखा होगा कि कुछ औरतें जो कटाई करते रहती हैं, तो उसके पीछे कुछ औरत हो, मर्द जो भी हो, लेडीज़ जेंट्स जो हो, वो बंडल बनाते रहते हैं। खेत में छोड़ तो सकते नहीं हैं, उसको ले जाना है वहाँ से। तो बंडल बनाते रहते हैं, तो उन्हें ग्लीनर कहते हैं। बंडल बना के सर पे लेके और फिर उसको जहाँ जगह यथास्थान उसको पहुँचाते हैं, जहाँ उसका आगे का प्रोसेस होना है। तो स्टेडी दाई एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर, तुम ग्लीनर की तरह दाव, दाव का मतलब यहाँ ओल्ड इंग्लिश में देखिए ये दाव है, न्यू इंग्लिश में यू होगा। डोज़ मतलब डज़, कीप, स्टेडी दाई लेडन हेड, तुम क्या करती हो? एक ग्लीनर के रूप में अपने सर पे वो एकदम बड़ा-सा बोझा लादे हुए रहती हो। स्टेडी दाई, दाई मतलब अपना तुम योर स्टेडी दाई लेडन हेड, लेडन यानी लदा हुआ सर है, और तुम सर पे बोझा लाद के और अक्रॉस द ब्रूक, छोटे से झरने, ब्रूक मतलब छोटा-सा झरना, तो छोटे से झरने को तुम पार करती रहती हो। फिर से मैं इस लाइन को पढ़ती हूँ, एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर thou dost keep steady thy laden head across the brook। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपना काम लगातार करती जाती हो। वहाँ पे रीपिंग हो रहा है, उसके बाद तुम ग्लीनर के रूप में एज अब जैसे होता है, ग्लीनर की बांध रही हो बोझा को, सर पे लाद रही हो, छोटा सा झरना है उसको पार करके करती जा रही हो।
और फिर रास्ते में तुम्हें एक साइडर प्रेस भी दिख जाता है। साइडर प्रेस क्या होता है? एप्पल से जूस निकालने वाले मशीन को बोलते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं वहाँ एप्पल से जूस निकालने वाला छोटा-सा मशीन, जिससे कि उसका रस निकल जाता है। तो वो रास्ते में हो सकता है कि जब वो झरना पार करती हो तो ब्रूक यानी झरना, छोटा झरना, तो झरना पार कर रही हो, मशीन लगा हो एप्पल्स का भी, क्योंकि एप्पल का भी हार्वेस्टिंग हो रहा था। एप्पल्स के पेड़ भी लदे हुए थे फल से, जिसको पकाया गया था। ऑटम और सन मिल के पकाए थे उसको, राइपन किए थे, तो उसके जूस निकाले जा रहे होंगे। तो और बाय साइडर प्रेस से तुम गुजरती हो और पेशेंट लोग बड़ी धैर्य से तुम उसको देखती हो, उस मशीन को बड़ी धैर्य से धीरे-धीरे एकदम आराम से देखती रहती हो। Thou watches the last oozing hours by hours, और तुम उसमें से जो रस निकलता है, जो टप 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 गिरता है, जो रस उसका एप्पल का जूस, एक-एक लास्ट उसका बूंद गिरते जाता है, उसको तुम बड़े ही ध्यान से देखती रहती हो। तो इसमें हमने देखा कि पोएट जो है वो हमें किस तरह से एक लेडी के रूप में ऑटम को दिखा रहे हैं इस स्टैन्जा में, और हम लोग जब हम फ़ील करते हैं तो सही में इस तरह की खूबसूरती तो हमने कभी महसूस की ही नहीं थी कि जो विनोइंग विंड जो है वो हेयर की तरह उस ऑटम में जो पर्सोनिफाइड लेडी है, एज़ एन जो ऑटम है जो पर्सोनिफाइड एज़ लेडी, उसका हेयर जो है वो विनोइंग विंड की तरह निकल के और लिफ्ट होके हवा में उड़ रहा है, ऐसा दिखता है। और फिर किस तरह से वो पॉपी के फ्लावर को सूंघ के, और फिर लगता है कि ड्राउज़ीनेस जैसा लगता है कि मदहोश हो जाती है, और फिर कुछ छूट भी जाते हैं उससे काटने के क्रम में। फिर वो ग्लीनर के रूप में बाँधती है, फिर वो किस तरह जाती है साइडर प्रेस को देखती है, सेब के जूस निकलते हुए। तो ये छोटे-छोटे चीज़ जो है वो कितनी खूबसूरती से पोएट ने बयाँ किए हैं। बहुत अच्छा से, अगर आप ध्यान से देखिए तो लग रहा है ये सब तो हम देखते हैं, ये सब हम जानते हैं, लेकिन इसे इस एंगल से हमने कभी नहीं देखा था। आगे का जो स्टैन्जा है, उसके लिए हम पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देखते हैं। जो क्वायर है, कोरस, क्वायर मतलब झुंड में, कोरस में हम कुछ अगर गीत गा रहे हैं या बोल रहे हैं तो उसे बोलते हैं gnats। यहाँ छोटा-सा फ्लाई, 2 पंखों वाला एक मतलब इंसेक्ट है जो काटता है अक्सर, और मतलब दर्द भी होता है ये काटने पे। मच्छर जैसे काटने पे कैसे फ़ील होता है, उसी तरह से छोटे-छोटे ये फ्लाई है, इंसेक्ट है। सैलोज़ क्या है? सैलो का मतलब है अनहेल्दी येलो कलर का, और जब हम पोएम को पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे ना तो सैलोज़ है जो विलोज़ को का भी इसका मतलब है। तो ये क्या है, विलोज़ क्या होता है? वो छोटे-छोटे पौधे जो पानी में मतलब उग जाते हैं, और या फिर बगल में उग के उनके टहनी जो है पानी में झुके हुए रहते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा बहाव हो तो पानी के साथ वो बह भी जाते हैं, उस तरह के ये प्लांट्स होते हैं। और बॉर्न क्या है? ये है लैंड या डोमेन। हेज क्रिकेट, अ ब्राउन ग्रीन पिंक इंसेक्ट व्हिच मेक्स श्रिल नॉइज़ इन द बुश। हेज क्रिकेट होता है, एक तरह का इंसेक्ट होता है जो कि बहुत ही तेज़ आवाज़ निकालता है, झाड़ियों वगैरह में ख़ास करके होता है, और ये इसकी ख़ासियत ये है कि ये जब स्नोफॉल होता है तो पूरा वातावरण बिल्कुल डेडली एकदम साइलेंट होता है, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आती है, और ये सिर्फ़ इसका आवाज़, ये बहुत तेज़ी में अपने स्वर में मतलब अपना गाना गाता है, आवाज़ निकालता है। इसे हिंदी में हम अपनी भाषा में इसे झिंगुर बोलते हैं। तो ये स्नोफॉल के दौरान भी इसकी ही आवाज़ जो है वो पूरे सब जगह, जब सब कुछ व्हाइट हो, शांत हो बिल्कुल, तो इसकी आवाज़ पूरा, इसका आवाज़ गूंजता है। रेड ब्रेस्ट एक छोटा-सा बर्ड है, रॉबिन जिसको कहते हैं, छोटी चिड़िया है। राइपनेस है, रेडी टू बी गैदर्ड, मतलब पका हुआ है, अब उसको तोड़ना है, या फिर उसको समेटना है, उसकी कटाई होगी, तो फलों की, तो वो राइपनेस पक गया है इसका मतलब। तो ये था कुछ हार्ड वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स जो आपके थर्ड स्टैन्ज़ा में है। और चलिए अब हम लोग चलते हैं थर्ड स्टैन्ज़ा की ओर पोएम का, जो कि है दीज़ आर द लाइन्स ऑफ द थर्ड स्टैन्ज़ा। यहाँ पोएट जो हैं वो स्प्रिंग का भी ज़िक्र करते हैं, जिससे कि हमें और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है द डिफरेंस बिटवीन द स्प्रिंग एंड ऑटम, और ऑटम का क्या ख़ासियत है ये भी हमें दिखेगा, मतलब हम जब पोएम लाइन्स को पढ़ेंगे तब। तो पोएट कहते हैं कि वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग?
स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग एक सिंबॉलिकल मतलब सिंबलाइज करता है खुशी का माहौल। जैसे क्या होता है, प्रकृति पूरा ठंड में लिपटी हुई बर्फ की चादर ओढ़े हुए है। पूरा जो नेचर है बिल्कुल एवरीथिंग इज डल वाइट, मतलब कोई कोई कलर नहीं है, बिल्कुल कलरलेस है पूरा जो दुनिया दिख रहा है। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे जब स्नो मेल्ट होता है, जब सन निकलने लगता है, स्नो मेल्ट होता है, तो हरियाली दिखनी शुरू हो जाती है, नए पत्ते दिखने लगते हैं। और जो फ्लावर्स, जब नए पत्ते आते हैं पेड़ पौधों में, फूलों में, फूल खिलने लगते हैं, नए नए फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या है, ब्राइट हैप्पी एनवायरनमेंट दिखता है पूरा, चारों तरफ खुशी का ही माहौल दिखता है। और फिर लगता है कि अब सब अच्छा होने वाला है, हम लोग बहुत बड़े दुख तकलीफ वाले दिन से उबर के अब अच्छे माहौल में, अच्छे मौसम की ओर, अच्छे प्लेजेंट डेज आर हैव कम, ऐसा फील होता है। और ऑटम में क्या है, डिफरेंस क्या है कि ऑटम जो है अभी हमें एक डर सताए हुए, अब ठंड आएगा, अब सब कुछ खत्म, बंद होने वाला है, सारा जो एक्टिविटीज है वो पूरा मोशनलेस हो जाएगा पूरा एनवायरनमेंट। तो ये अंदर से होता है कि अब आने वाला है और एक खत्म हो गया और खुशी है। तो स्प्रिंग और ऑटम में ये बेसिक डिफरेंस है। पोएट यहाँ उसकी भी याद दिलाते हैं और फिर एक तसल्ली देते हैं ऑटम को। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग? स्प्रिंग का गाना कहाँ है? तुम्हारे मतलब ऑटम का जिक्र हो रहा है, तो स्प्रिंग का गाना कहाँ है? ए वेयर आर दे? आई मतलब वो रिपीट करते हैं, बोलो कहाँ है? थिंक नॉट नॉट ऑफ देम। और उसके बाद वो उसको फिर समझाते हुए बोल भी रहे हैं कि उनके बारे में मत सोचो। थिंक नॉट नॉट ऑफ देम, मत सोचो। दाउ हैज दाई म्यूजिक टू, तुम्हारे पास भी तुम्हारा अपना संगीत है, तुम्हारे पास खुद का ही म्यूजिक है। तुम ऐसा मत सोचो कि सिर्फ स्प्रिंग के पास है। उस समय जब नए नए पत्ते निकलते हैं, फूल खिलते हैं, तो और जो बर्ड्स वगैरह हैं जो चहचहाती हैं, चारों तरफ खुशी ही खुशी दिखती है। तो वो म्यूजिक अगर तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे पास अपना म्यूजिक है, तुम क्यों सोच सोच रहे हो कि तुम्हारा कोई म्यूजिक नहीं है? उसके बारे में मत सोचो। दाव मतलब क्या मैंने बताया था? यू, हैस्ट, या हैज़ या हैव जो भी हम करें, सोचें। दाई मतलब योर, तो यू हैव योर म्यूजिक टू, तुम्हारे पास भी तुम्हारा अपना म्यूजिक संगीत है, पोएट कह रहे हैं। तो ये पहले बोल रहे हैं कहाँ है वो संगीत, तो है नहीं, लेकिन फिर समझाते हुए कह रहे हैं कि नहीं, संगीत तुम्हारे पास बसंत ऋतु का, स्प्रिंग का संगीत नहीं है, तो क्या तुम्हारे पास अपने तरह की संगीत है। क्या क्या संगीत है? मान लो कटाई हो रहा है तो हार्वेस्टिंग हो रहा है, जो साइडर प्रेस चल रहा है, या विनोइंग हो रहा है, तो जो जो भी है उस तरह का जो भी साउंड निकल रहा है, या फिर जो हमने देखा कि झिंगुर जो है वो बोल रहा है, क्रिकेट बोल रहा है, इस तरह के जो जो भी साउंड्स आ रहे हैं नेचर में, ये तो उसका ऑटम का है ना, ऑटम का अपना म्यूजिक है। While barred clouds bloom the soft dying day। और क्या हो रहा है कि बार्ड क्लाउड्स यानी लग रहा है कि लंबे लंबे स्ट्राइप्स में जो बादल हैं वो बिखरे पड़े हैं आसमान में, और सॉफ्ट डाइंग डे। और सॉफ्ट डाइंग डे यहाँ बहुत ही सिंबॉलिक है। यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, सॉफ्ट डाइंग डे यानी कि जो दिन अभी हमारा गुजर रहा था, जो जितने सारे चीज हमने देखे, कटाई देखा और उसका बंधाई देखा, फिर उसके बाद मैंने वो ब्रुक के में देखा तुम्हें जाते हुए, और फिर क्या देखा कि ग्लीनिंग हो रहा है, मतलब बांध के गट्ठर जा रहे हैं, वो सब हो रहा था। तो दिन तो एक तरह से यूजफुल ही था। तो सॉफ्ट डाइंग डे यानी अच्छा दिन जो है वो धीरे धीरे अब खत्म होने को है, इवनिंग हो रहा है, शाम की ओर जा रहा है दिन। तो डाइंग डे यानी दिन खत्म हो रहा है। सॉफ्टली यानी कि वो शाम का समय है, जब माहौल बिल्कुल खुशनुमा और पिंकिश हो जाता है, गुलाबी-गुलाबी जैसा चारों ओर हो जाता है। तो उस मोमेंट का ये ज़िक्र कर रहे हैं। व्हाइल द बार्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, पूरे ओर चारों ओर आसमान जो है वो रंगीन हो जाता है, और उसी में बादल जो हैं जहाँ-तहाँ स्ट्राइप्स जैसे छिटके हुए इधर-उधर आसमान में बिखरे होते हैं। एंड टच द स्टबल प्लेन्स विथ रोज़ी ह्यू। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग के यहाँ फसल की कटाई हो जाती है, तो छोटे-छोटे पार्ट जो नीचे छोड़ के कटाई होती है, जो खूंटी जैसे पार्ट बच जाते हैं, उसमें क्या सुंदरता दिखता है हमें। हमें तो उसमें लगता है सारा अब तो ये काँटा जैसा दिख रहा है। पोएट उसकी भी ज़िक्र कर रहे हैं, उसको भी ध्यान में रखते हुए प्रशंसा कर रहे हैं
कह रहे हैं कि ये जो सॉफ्ट डाइंग डे है, जो शाम हो रहा है, जो खुशनुमा पूरा गुलाबी चारों तरफ जो वातावरण हो गया है, उसका जो गुलाबीपन है, वो टच द स्टबल प्लेन्स। स्टबल वही जो खूंटी है, जो अनाज की, गेहूँ की जो होती है, जो फिर धान की जो खेती होती है तो काटते हैं, तो नीचे जो खूंटी बची है, उसको छूते जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो गुलाबी नुमा है वो जो प्लेन्स पे जो स्टबल बचा हुआ है, एंड टच द स्टबल प्लेन्स विथ रोज़ी ह्यू। गुलाबी नुमा जो बिखरा हुआ है आसमान अभी पूरा, उसमें उसका जो गुलाबीपन है वो रोज़ी ह्यू जो है, कलर जो है, ह्यू माने कलर, वो उसको स्टबल्स को भी छू रहा है और उसको भी सुंदरता प्रदान कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि पोएट जो है वो कितने मतलब बिल्कुल जो छोटे-छोटे चीज़ हैं जिसको हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, उसके बारे में भी कितनी बखूबी, कितने अच्छे से समझा रहे हैं। और यहाँ पे जो डाइंग डे है, मैंने कहा कि सिंबॉलिक है, तो यहाँ पे क्या है, डाइंग डे जैसे कि एक वो एक मेटाफर जैसा है, समझिए कि जो इसको सिंबॉलिक है कि फूल खिलते हैं, खिल रहे हैं और फिर अब मुरझा मुरझा रहे हैं, अब खत्म होने को हैं। तो जैसे कि अभी ऑटम सीज़न है, सारा कुछ यूज़ हो रहा है, सारा काम हो रहा है, और जो विंटर आने वाला है, जो ठंड का मौसम आने वाला है, स्नोफॉल आने वाला है, उसकी तैयारी में सब जुटे हुए हैं। और ये बहुत ज़्यादा व्यस्त है लोग अपने आप को सुरक्षित कर लेने के लिए, आगे का जो भविष्य है उसके लिए सब संजो के रख लेने के लिए, कहीं कुछ बर्बाद ना हो जाए, इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग। तो उसमें भी जो हमारे जो बच रहा है, जो कुछ ऐसा जो बेकार जैसा दिख रहा है, वो बेकार नहीं है, वो भी, उसमें भी सुंदरता पोएट को दिख रहा है कि जो स्टबल प्लेन्स हैं, वो भी खुशनुमा दिख रहे हैं, वो भी रोज़ी टाइप दिख रहे हैं, वो भी लाल दिख रहे हैं। और इस तरह से वो छोटे-छोटे लाइन्स में हम देख रहे हैं कि कैसे वो ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए हमें हमें जो ऑटम के प्रति हमारे मन में क्या है कि दैट इज़ सीज़न बस पतझड़ है। पतझड़ है तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, सारा कुछ नीरस है, एवरीथिंग इज़ ऑफ नेगेटिव टाइप। नो, नहीं। हमने देखा कितने अच्छे तरीके से पोएट ने इसे समझाया है और अंदर का दर्द भी दिख रहा है। हम देख रहे हैं कि स्प्रिंग सीज़न से बिल्कुल डिफरेंट है ये। हम ये भी देख रहे हैं कि सारा तैयारी भी हो रहा है, लेकिन अंदर एक डर है, अंदर एक दर्द है कि अब तो डल डेज़ आने वाले हैं, अब तो स्नोफॉल वाला आने वाला है और हम सिमट के रह जाने वाले हैं अपने घरों में कुछ महीनों के लिए। बिल्कुल फ्रोज़न, पूरा फ्रोज़न हो जाएगा एवरीवेयर, सब कुछ व्हाइट ही व्हाइट दिखेगा। कोई जीव-जंतु आस-पास नहीं विचरेंगे, भटकेंगे। इसमें भी पोएट जो है वो कुछ अच्छाई ही दिखा रहे हैं, कुछ जो ब्यूटीफुल जो पहलू हैं नेचर के, उसको हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा होता है ना कि ये हमने पहले पढ़ा कि ये एक रोमांटिक पोएट है, तो नेचर के बारे में बखूबी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ब्यूटी ज़्यादा दिखाते हैं और साथ-साथ जो अंडरलाइंग जो मिज़री है, अंडरलाइंग जो दुःख दर्द है, उसका भी एहसास हमें करवाते रहते हैं। तो अभी देख रहे हैं हम लोग कि आपके पास भी म्यूज़िक है, ठीक है, म्यूज़िक है, फिर कैसा म्यूज़िक है? तो क्रिकेट का म्यूज़िक है, रीपिंग का म्यूज़िक है, और फिर जो ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स अगर रखे जा रहे हैं तो उसका भी कुछ साउंड्स निकल रहा है। तो ये सब है, फिर शाम हो गया है, सॉफ्ट डाइंग डे है, तो स्टबल है, प्लेन्स जो है उसमें भी रोज़ी हो, चारों ओर गुलाबी। आप अब शाम को आज अगर देखिएगा जाके मतलब घर पे शाम में, तो आपको एहसास होगा कि सच में कितना खुशनुमा लगता है वो गुलाबी-गुलाबी चारों ओर। तो इसमें भी खूबसूरती है। हम जान रहे हैं कि ऑटम खत्म होने वाला है, एंड ऑफ ऑटम आ गया है, अब सर्दी शुरू होने वाली है। लेकिन ये भी हम एक अच्छे नज़रिए से देख रहे हैं, तो होप आपको अभी तक का ये लाइन समझ में आया होगा। नेक्स्ट लाइन्स जो है हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए रीड द पोएम बाय योरसेल्फ, रिसाइट इट। नमस्कार।